बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा हमारी ये जो ओडीईज़ चल रही हैं ये हैं होमोजीनियस लीनियर ओडीईज़ विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, यानी जितने भी हमारे डेरिवेटिव होते हैं y या y के डेरिवेटिव जो हैं उनके साथ जो कोएफिशिएंट्स हैं वो क्या हैं, कांस्टेंट नंबर्स। तो उसमें हमने जो ना ये देखा था कि जो इस तरह की इक्वेशंस होती हैं उसके लिए हम एक ऑक्सिलियरी इक्वेशन बनाते हैं और ऑक्सिलियरी इक्वेशन के जो ना हम रूट्स निकालते हैं, उस रूट्स को यूज़ करते हुए हम सॉल्यूशंस फाइंड कर लेते हैं। तो उसके अंदर एक केस हमने देखा था कि जब हमारी जो ऑक्सिलियरी इक्वेशन है वो चूँकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसमें एक टर्म है a स्क्वायर्ड माइनस 4b जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अगर ये हमारा पिछले केस के अंदर हमने देखा था कि अगर पॉजिटिव हो तो हमारे पास दो रूट्स आ जाते हैं, लैम्डा 1 और लैम्डा 2, और उन लैम्डा 1 और लैम्डा 2 को यूज़ करते हुए हम दो सॉल्यूशंस y1 और y2 बना लेते हैं। उससे फिर जनरल सॉल्यूशन और अगर इनिशियल कंडीशंस दी हुई हों तो फाइनल सॉल्यूशन हम उसका निकाल लेते हैं। अब हम आ जाते हैं रियल डबल रूट्स की तरफ कि अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा ज़ीरो हो, अगर डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होगा तो इसका क्या मतलब है कि a स्क्वायर्ड माइनस 4b ये हमारा क्या होगा, ज़ीरो, और ज़ीरो का स्क्वायर रूट क्या होगा, ज़ीरो। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस a डिवाइडेड बाई 2। तो ये देखो ज़ीरो का स्क्वायर रूट ये ज़ीरो के इक्वल हो गया और हमारे पास माइनस a बाई 2 बन गया। अब हुआ क्या, पहले अगर ये कोई नंबर आ जाए ना हमारे पास a स्क्वायर्ड माइनस 4b, अगर ये सॉल्व करके कोई नंबर आए हमारे पास, ज़ीरो के बजाय कोई दूसरा नंबर आए, नॉन ज़ीरो नंबर हो, तो एक हम ऐड करके एक नंबर बना लेते हैं और एक रूट हमारा माइनस करके बन जाता है। लेकिन यहाँ पे चूँकि ये ज़ीरो है तो एक सिंगल रूट एग्जिस्ट करेगा, सिंगल रूट, और इसी को ही हम कहते हैं कि ये हमारा डबल रूट है, यानी दो रूट होंगे लाजमन। देखो क्यों, चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो डबल रूट ही काउंट होगा। दो सोल्यूशन होने चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो पहला रूट भी माइनस a बाई 2 और दूसरा रूट भी माइनस a बाई 2। तो ये क्या है, रियल नंबर है लेकिन डबल रूट कहेंगे हम इसको, कि पहला रूट भी माइनस a बाई 2 और दूसरा भी माइनस a बाई 2। अब हम करते क्या है, जो हमारा पहला सोल्यूशन है ODE का वो क्या होगा, y1 इज इक्वल टू ई टू द पावर लेमडा x, और लेमडा हमारा क्या है, माइनस a बाई 2। तो ये देखो माइनस a बाई 2, तो e टू द पावर माइनस a बाई 2 x, और माइनस a को x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस a x बाई 2 बन गया। तो हमारा क्या आ गया पहला सोल्यूशन ODE का, कि y1 इज़ इक्वल टू e टू द पावर माइनस a x बाई 2। ये देखो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर कि y1 इज़ इक्वल टू e टू द पावर माइनस a x बाई 2। अब हम दूसरा सोल्यूशन चाहें वो भी बना सकते हैं, वो क्या होगा, y2 इज़ इक्वल टू ई टू द पावर लेमडा x, अगेन दोबारा वही का वही बन जाएगा। जो y1 है y2 भी यही होगा एग्जैक्टली। क्यों, हमारे पास लेमडा 1 जो है वो भी माइनस a बाई 2 है और लेमडा 2 है वो भी माइनस a बाई 2 है। लेकिन होगा क्या, अगर y1 और y2 एग्जैक्टली सेम हैं तो ये हमारे जो है ना दो सोल्यूशन नहीं बनेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन होती है कि अगर दो हमारे पास सोल्यूशन है वो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होने चाहिए। जो फंक्शन आते हैं y1 और y2 ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हों। लेकिन ये क्या होगा कि ये हो जाएगा y1 इज़ इक्वल टू y2, तो ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस नहीं बनेंगे। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन आया है, वो क्या है, y1 इज़ इक्वल टू ई टू द पावर माइनस a x बाई 2। तो दूसरा वो भी एग्जैक्टली सेम होगा, लेकिन उसका क्या होगा नुकसान, वो ये होगा कि हमारे पास y1 इज़ इक्वल टू y2 होगा और हमारे पास ये लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शंस होंगे। और हम पिछले लेक्चर्स, दो लेक्चर्स के अंदर बल्कि तीन के अंदर ये पढ़कर आए हैं कि जब हमारे पास सेम सोल्यूशन हो तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, उनको हम जो है ना जनरल सोल्यूशन उनको यूज़ करते हुए नहीं बना सकते। तो हमारे पास हम ये कहेंगे सिर्फ एक ही सोल्यूशन आया है और वो है y1 इज़ इक्वल टू ई टू द पावर माइनस a x बाई 2। यहाँ तक समझ आया कि y1 हमारे पास ई टू द पावर माइनस a x बाई 2 आ गया। हाँ जी, क्लियर है। यार काइंडली मुझे रिप्लाई कर दिया करो ताकि मैं आगे चलूँ। जी सर। ओके, तो अब
ये हमारा एक सोल्यूशन आ गया। अब हम जो है ना पिछले लेक्चर्स के अंदर ये भी पढ़कर आए हैं कि अगर हमारे पास एक सोल्यूशन हो तो हम दूसरा सोल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं। वो किस तरह? वो हमारे पास था रिडक्शन ऑफ ऑर्डर का मेथड। वो क्या था कि y2 इज़ इक्वल टू u y1। y2 जो सेकंड सोल्यूशन है वो क्या होगा? ये फंक्शन ऑफ x है। u क्या है? फंक्शन ऑफ x। तो y2 इज़ इक्वल टू u y1। यहाँ से हम हमेशा जब भी स्टार्ट लेना यहाँ से ही लेना है कि जब हमने सेकंड सोल्यूशन फाइंड करना है कि जो पहला सोल्यूशन निकला है ना उसको किसी फंक्शन ऑफ x से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारे पास क्या होगा? y2 हो जाएगा। अब यहाँ से स्टार्ट लेने से पहले मैं एक और काम करने जा रहा हूँ। ये जो हमारे पास आया है y1 इज़ इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ax/2, मैं इसका जो है ना डेरिवेटिव ले लेता हूँ। तो y1 का डेरिवेटिव y1 प्राइम हो जाएगा, e टू द पावर माइनस ax/2 का डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस ax/2 और माइनस ax/2 का डेरिवेटिव माइनस a/2। माइनस a/2 मैंने पहले लिख दिया और ये जो e टू द पावर माइनस ax/2 है इसको मैंने बाद में लिख दिया। तो क्या बना कि y1 प्राइम इज़ इक्वल टू माइनस a/2 e टू द पावर माइनस ax/2। ये देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया। ये डेरिवेटिव मैंने क्यों लिया है ये आगे चल के अभी समझ आएगा कि ये मैंने क्यों लिया यहाँ पे डेरिवेटिव। तो हमारे पास एक सोल्यूशन था, दूसरा सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि एक फंक्शन ऑफ x से इस सोल्यूशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास दूसरा सोल्यूशन आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि हमने ये कहा है ना कि ये भी सोल्यूशन है, सेकंड सोल्यूशन है। जब ये हमारा सोल्यूशन है तो इस सोल्यूशन और इस सोल्यूशन का पहला और दूसरा डेरिवेटिव हम अपनी जो ओरिजिनल इक्वेशन थी जो कि ये है y डबल प्राइम प्लस ay प्राइम प्लस by, इसके अंदर जब हम पुट करेंगे तो वो क्या होना चाहिए? 0। अब देखो हमें क्या चाहिए? डबल डेरिवेटिव भी चाहिए और सिंगल डेरिवेटिव भी चाहिए। किसका? सोल्यूशन का। ये हमारा सोल्यूशन है, ये हमारे सोल्यूशन का पहला डेरिवेटिव है, ये हमारे सोल्यूशन का दूसरा डेरिवेटिव है और हमारा सोल्यूशन क्या है? वो ये है y2 इज़ इक्वल टू u y1। अब क्या करेंगे? इसका पहला डेरिवेटिव भी लेंगे और दूसरा डेरिवेटिव भी लेंगे और उसको कहाँ पुट कर देंगे? इस इक्वेशन के अंदर। तो जब हमारे पास ये है y2 इज़ इक्वल टू u y1, इसका पहला डेरिवेटिव लेंगे तो y2 का डेरिवेटिव y2 प्राइम, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज़ प्लस सेकंड फंक्शन वैसे का वैसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। फिर क्या करेंगे? सेकंड डेरिवेटिव यानी कि इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे। तो y2 प्राइम का डेरिवेटिव y2 डबल प्राइम, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव u डबल प्राइम आ गया, सेकंड फंक्शन वैसे का वैसे प्लस फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, ये वाला प्लस ये आ गया। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन वैसे का वैसे प्लस फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे और सेकंड का डेरिवेटिव आ गया। अब ये देखो ये दो सेम टर्म्स हैं, u प्राइम y1 प्राइम, u प्राइम y1 प्राइम, इनको ऐड कर दो तो ये 2u प्राइम y1 प्राइम, ये पहली और लास्ट टर्म एज इट इज़ आ गई। तो ये हमारे पास क्या आ गया? सेकंड डेरिवेटिव। अब देखो हमारे पास सोल्यूशन का पहला डेरिवेटिव, सोल्यूशन का दूसरा डेरिवेटिव, इनको हम कहाँ पुट कर देंगे? इस इक्वेशन के अंदर। तो ये देखो ये हमारी ओरिजिनल ODE थी जिसको हमने सॉल्व करना था। इस जो ODE का एक सोल्यूशन हम निकाल चुके हैं वो क्या था? y1 इज़ इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ax/2। दूसरा सोल्यूशन हमने कहा ये है, तो चूँकि ये दूसरा सोल्यूशन है तो इसका सोल्यूशन को पहले डेरिवेटिव को और सेकंड डेरिवेटिव को इसके अंदर पुट करेंगे तो वो क्या होगा? 0। तो देखो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। y डबल प्राइम की जगह y डबल प्राइम आ गया, a हमारे पास जो है वो ये आ गया, y प्राइम यानी कि जो पहला डेरिवेटिव है वो ये आ गया और b हमारे पास ये हमने लिख दिया और जो y है वो क्या था? u y1, ये आ गया हमारे पास इज़ इक्वल टू 0। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। ये पहली टर्म आ गई, ये दूसरी आ गई, ये तीसरी आ गई। उसके बाद a को हम पहली टर्म से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूसरी से भी कर देते हैं और b इस अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं? u डबल प्राइम वाली टर्म्स अलहदा कर लेते हैं, u प्राइम वाली अलहदा कर लेते हैं और u वाली अलग कर लेते हैं। अब देखो u डबल प्राइम की सिर्फ एक ही टर्म है ये वाली, बस ये मैंने ये लिख दी। उसके बाद u प्राइम वाली कौन सी है? एक ये, एक ये, तो इन दोनों को मैं इकट्ठे लिख देता हूँ। 2u प्राइम y1 प्राइम ये आ गई और ये जो ये वाली थी au प्राइम y1 ये आ गई। उसके बाद u वाली टर्म्स, पहली, दूसरी और ये तीसरी। तो देखो
यू वाई वन डबल प्राइम ए यू वाई वन प्राइम प्लस बी यू वाई वन, ये आ गई तीनों यू वाली टर्म्स। अब जो ये वाली टर्म है ये एज इट इज़ रहेगी, इसमें से u प्राइम कॉमन ले लो, इन तीन में से u कॉमन ले लो, तो ये देखो ये हमारे पास u डबल प्राइम वाई वन प्लस यू प्राइम ये अंदर आ गई जो बची। उसके बाद u कॉमन लिया तो अंदर जो जो बचेगा वाई वन डबल प्राइम ए वाई वन प्राइम प्लस बी वाई वन इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। अब ये बताओ कि यहाँ तक समझ आया है? यस सर। ओके। अब हम क्या करते हैं कि ये देखो y1 हमारा क्या था, सोल्यूशन। y1 हमारा सोल्यूशन था, ये देखो ये हमने निकाला हुआ y1 हमारा क्या है, सोल्यूशन। जब इस सोल्यूशन को और इसके पहले और दूसरे डेरिवेटिव को इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो क्या होगा, y1 डबल प्राइम प्लस ए वाई वन प्राइम प्लस बी वाई वन इज इक्वल टू 0। यानी कि y1 डबल प्राइम प्लस ए वाई वन प्राइम प्लस बी वाई वन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 0। तो ये देखो ये जो हमने फाइनल की थी इक्वेशन, इसके अंदर y1 डबल प्राइम प्लस ए वाई वन प्राइम प्लस बी वाई वन, ये क्या होगा, 0। तो u इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये दो टर्म्स बचेंगी सिर्फ ये वाली। तो ये दो टर्म्स जो हैं हमने ये लिख दी, ठीक हो गया। और उसके बाद ये जो था ये क्या है, 0। तो देखो 0, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, सिर्फ ये दो टर्म्स बचेंगे हमारे पास, इज इक्वल टू 0 हो गई। अब उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास है इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिर्फ इस टर्म को, यानी कि 2y1 प्राइम प्लस ए वाई वन, ये जो है अंदर वाली टर्म, इसको मैंने ये लिख दिया, ये देखो ये आ गई 2y1 प्राइम प्लस ए वाई वन। अब ये 2 ये आ गया, ये y1 प्राइम, इसकी जगह मैंने y1 प्राइम की वैल्यू लिख दी। ये कहाँ से आई हमारे पास, ये देखो ये जो हमने सोल्यूशन निकाला था ना, उसके बाद मैंने इसका पहला डेरिवेटिव लिया था और मैंने कहा था कि ये बाद में हम इस्तेमाल करेंगे, मैं बताऊंगा कहाँ पे इस्तेमाल होना है ये। तो देखो y1 प्राइम की वैल्यू क्या है, माइनस ए बाई टू ई टू द पावर माइनस ए एक्स बाई टू। तो ये y1 प्राइम की वैल्यू मैंने यूज़ कर ली, यहाँ पर देखो ये आ गई y1 प्राइम की वैल्यू। उसके बाद ए वाई वन एज इट इज़ आ गया। अब ये जो 2 है और ये 2 ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बच जाएगा माइनस ए ई टू द पावर माइनस ए एक्स बाई टू। ये देखो माइनस ए ई टू द पावर माइनस ए एक्स बाई टू प्लस ए वाई वन एज इट इज़ आ गया। अब ये जो हमारे पास है ई टू द पावर माइनस ए एक्स बाई टू, ये क्या है, ये y1 है जो हमने जो पहले रूट से जो निकाली थी वैल्यू, ये y1 है हमारे पास। ये देखो पीछे दोबारा जा रहा हूँ, ये देखो ये e टू द पावर माइनस ए एक्स बाई टू, ये क्या है, y1। तो ये देखो e टू द पावर माइनस ए एक्स बाई टू, ये क्या है, y1। अब माइनस ए वाई वन प्लस ए वाई वन ये कैंसिल हो गए, क्या बचा, 0। क्या मतलब कि 2y1 प्राइम प्लस ए वाई वन इज़ इक्वल टू 0। ये देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो 2y1 प्राइम प्लस ए वाई वन 0 है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, u प्राइम इंटू 0। देखो u प्राइम इंटू 0 क्या बच गया, u डबल प्राइम वाई वन इज इक्वल टू 0। ये आ यहाँ तक क्लियर हो गया। यस सर। ओके। अब ये देखो कि हमारे पास ये u डबल प्राइम वाई वन इज इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका क्या मतलब है, या तो ये 0 है या फिर ये 0 है हमारे पास। अब हमें ये पता है कि y1 0 नहीं है, तो ये 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि u डबल प्राइम 0 है। y1 0 क्यों नहीं है, उसकी वजह देख लो। देखो y1 0 क्यों नहीं है, लैम्डा हमारे पास क्या है, नंबर है। ये देखो माइनस से कोई ना कोई वैल्यू होगी ना, -1 2 +1 या कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो लैम्डा क्या है, एक नंबर है हमारे पास। और y1 क्या है, e टू द पावर सम नंबर x। यानी कि अगर हम ये फ़र्ज़ कर लें कि लैम्डा की वैल्यू अगर मिसाल के तौर पर 2 आ जाती है तो ये क्या बन जाएगा, y1 e टू द पावर 2x। तो ये तो 0 ना हुआ, ये तो e टू द पावर 2x है। इसका क्या मतलब है कि y1 इज़ नॉट 0। तो ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ पर y1 इज़ नॉट 0। तो ये देखो मैंने यहाँ पे बता दिया है कि y1 जो है ना वो 0 नहीं है। तो फिर ये प्रोडक्ट 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि u डबल प्राइम 0 है हमारा।
उसके बाद हम क्या करते हैं, यू डबल प्राइम को डी टू यू ओवर डी एक्स स्क्वायर्ड लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0 है। इसको मज़ीद डी बाई डी एक्स ऑफ डी यू बाई डी एक्स लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। वेरिएबल सेपरेट करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, तो हमारे पास ये बन जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रल क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद अगेन वेरिएबल सेपरेट करो, ये दूसरी तरफ चला जाएगा, तो डी यू इज इक्वल टू सी वन डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो तो हमारे पास बन जाएगा u इज़ इक्वल टू सी वन एक्स प्लस सी टू। ठीक हो गया। अब ये बताओ कि यहाँ तक क्लियर है? जी सर क्लियर। ओके। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम इसको सिंपल से सिंपल फंक्शन रखना चाहते हैं कि u हमारा क्या हो, सिंपलेस्ट फंक्शन ऑफ x। तो हम क्या करते हैं, इसको 0 पुट कर देते हैं और इसको 1 पुट कर देते हैं। तो ये देखो c2 को 0 ले लिया और c1 को हमने 1 ले लिया, तो क्या बन गया, u इज़ इक्वल टू x। तो u क्या हो गया, x। अब देखो हम स्टार्ट कहाँ से हुए थे, y2 इज़ इक्वल टू uy1, y2 इज़ इक्वल टू uy1। अब u क्या निकला हमारे पास, x, तो क्या बन गया कि y2 इज़ इक्वल टू एक्स वाई वन। तो ये देखो y2 इज़ इक्वल टू एक्स वाई वन, ये हमारे पास क्या आ गया, सेकंड सोल्यूशन। हम यहाँ पर देखो ये भी लिख सकते थे c1 x प्लस c2 इसकी जगह, क्यों, हमारे पास u क्या है, c1 x प्लस c2, तो u को अगर हम c1 x प्लस c2 लिखें तो वो क्या हो जाएगा, एक कम्प्लेक्स सा फंक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें फंक्शन को, तो इसको हम 0 करेंगे, इसको 1 करेंगे, तो u किसके इक्वल आ गया, x के। अब अगर हम x यूज़ करते हैं तो क्या बन जाएगा, y2 इज़ इक्वल टू एक्स वाई वन। और अगर y2 इज़ इक्वल टू एक्स वाई वन है तो फिर भी हमारे पास ये y1 और y2 क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसका क्या मतलब है कि y2 भी सोल्यूशन काउंट हो सकता है। तो ये देखो हमारे पास y1 क्या था, e टू द पावर माइनस ए एक्स बाई टू, तो y2 क्या हो जाएगा, एक्स वाई वन, x एज इट इज़ आ गया, y1 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए एक्स बाई टू। अब हमने क्या चेक करना है कि लीनियरली डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं। कैसे चेक करते हैं, y1 डिवाइडेड बाई y2 कर लो या y2 डिवाइडेड बाई y1 कर लो, आपकी मर्ज़ी है। जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये कांस्टेंट नंबर नहीं होगा। अगर इसको हम यहाँ से चेक भी कर लें कि हमारे पास y2 डिवाइडेड बाई y1 करें तो क्या आएगा, x, क्योंकि e टू द पावर माइनस ए एक्स बाई टू, ई टू द पावर माइनस ए एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच जाएगा, x। कांस्टेंट नहीं है, दोनों की रेशो y2 डिवाइडेड बाई y1 जो है इनकी रेशो कांस्टेंट नहीं है बल्कि क्या है, x। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं, इसीलिए हम y2 को ये ले सकते हैं कि ये हमारा सोल्यूशन है। तो अब जब हमारे पास दो सोल्यूशन आ गए और जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं, तो जनरल सोल्यूशन को हम किस तरह लिखते हैं, c1 y1 प्लस c2 y2, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ y1 एंड y2। c1 ये आ गया, y1 e टू द पावर माइनस ए एक्स बाई टू, c2 ये आ गया, y2 क्या था हमारे पास, ये देखो x e टू द पावर माइनस ए एक्स बाई टू, ये आ गया। उसके बाद इन दोनों में से e टू द पावर माइनस ए एक्स बाई टू कॉमन ले लेते हैं, तो ये e टू द पावर माइनस ए एक्स बाई टू कॉमन आ गया, तो ये अंदर क्या बचा, c1 x प्लस c2। उसके बाद ये देखो हमारे पास y इज़ इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए एक्स बाई टू को हमने बाद में लिख दिया, और ये जो c1 x प्लस c2 इसको पहले लिख दिया, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा है जनरल सोल्यूशन। ठीक हो गया। अब अगर हमारे पास इनिशियल कंडीशन दी हुई हो तो c1 और c2 की वैल्यूज़ भी निकल आएंगी और हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। अब ये बताओ कि ये समझ आया है कि y1 तक किस तरह कहानी पहुंची है। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैलकुलेशन तो समझ आ गई है सर, जो हमने सेकंड सॉल्यूशन फाइंड किया है y2, हमने इतनी कैलकुलेशन की है, अगर हम उस पर फार्मूला लगा दे रिडक्शन ऑफ ऑर्डर का तो y2 वहाँ से निकल जाएगा। हाँ, वहाँ से भी निकल जाएगा, लेकिन मैंने देखो आपको थ्योरेटिकली सारी चीज़ समझाई है ना। अगर आप ये चाहते हो कि फार्मूला रट्टा ही लगाना है तो यार रट्टा लगा लो, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तो आपको बताया है कि ये जो ना रट्टे वाला जो चीज़ आती है ये आती कहाँ से है, मैंने तो ये समझाया है आपको असल में। उसके बाद सर वो फार्मूला लगाकर आंसर सही नहीं निकला, मैंने लगाने की कोशिश की है इसके ऊपर।
ये देखो, ये जो है ना, यहाँ पर मैं उसकी एग्जांपल सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें चेक कर लेना, आपको आंसर वही मिलेगा जो कि आना चाहिए। असल में फार्मूला ही लगाऊंगा मैं इसके ऊपर, पूरी थ्योरी अप्लाई नहीं करूँगा, मैं फार्मूला ही लगाऊंगा सिर्फ यहाँ पे। अच्छा, एग्जांपल नंबर 3 हमारी है y डबल प्राइम प्लस 6y प्राइम प्लस 9y इज़ इक्वल टू 0। तो पहले हम इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। ये हमारी ODE आ गई। क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे। y डबल प्राइम की जगह क्या आ जाएगा, लैम्डा रेज टू द पावर 2, क्योंकि ये देखो ये डबल डेरिवेटिव है 2, तो लैम्डा की पावर 2 बन गई। यहाँ पे y प्राइम है तो ये लैम्डा की पावर 1 होगा, तो ये देखो 6 लैम्डा प्लस यहाँ पे y रेज टू द पावर, ये कांस्टेंट नंबर है, ये एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। या इसको यूँ कह लो कि y रेज टू द पावर 0, तो लैम्डा रेज टू द पावर भी 0 है हमारे पास। अब ये बन गया लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये 6 लैम्डा, इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, 3 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा। पहली और आखिरी टर्म एज इट इज़ आ गई हमारे पास। पहली 2 टर्म्स में से लैम्डा कॉमन ले लेते हैं और अगली 2 टर्म्स में से 3 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर अंदर बचेगा लैम्डा प्लस 3 और यहाँ पर भी लैम्डा प्लस 3 बचेगा। अब ये देखो, एक टर्म ये है और दूसरी टर्म ये है, इन दोनों में से लैम्डा प्लस 3 देख लो कॉमन है, इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है। लैम्डा प्लस 3 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, लैम्डा प्लस 3 ये आ गया, इज़ इक्वल टू 0। तो ये देखो कि 2 नंबर्स का, 2 वेरिएबल्स का प्रोडक्ट 0 है। इसका क्या मतलब है, या तो पहला वेरिएबल 0 है या दूसरा 0 है। तो ये देखो, ये 0 है या तो या ये 0 है। दोनों को सॉल्व करें तो दोनों से लैम्डा इज इक्वल टू -3 आ जाता है, लैम्डा इज इक्वल टू -3। तो देखो y1 इज इक्वल टू ई टू द पावर लैम्डा 1x, तो लैम्डा 1 क्या है -3, तो ई टू द पावर -3x। ये देखो, ये एक सोल्यूशन आ गया, ठीक हो गया। दूसरा सोल्यूशन वो क्या होता है, xy1। देखो मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, मैंने कोई थ्योरी श्योरी इस्तेमाल नहीं की कि मैं u करूँगा, फिर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लूँगा, सेकंड डेरिवेटिव लूँगा और इक्वेशन के अंदर पुट करूँगा, सिंप्लीफाई करूँगा, फिर अगेन जो ना उनको ऑर्डर को रिड्यूस करूँगा, कुछ भी नहीं किया। मैं डायरेक्ट जो ना फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, xy1। x ये आ गया, y1 ये आ गया हमारे पास। अब y2 डिवाइडेड बाई y1 करो, क्या होगा, x e टू द पावर -3x डिवाइडेड बाई e टू द पावर -3x। e टू द पावर -3x e टू द पावर -3x कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच जाएगा, x। ये देखो, दिस इज़ नॉट कांस्टेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि y1 एंड y2 फॉर्म अ बेसिस। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं हमारे y1 और y2। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, जनरल सोल्यूशन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूशंस हम बना सकते हैं। तो c1 ये आ गया, y1 e टू द पावर -3x आ गया, प्लस c2 ये आ गया, y2 की जगह x इंटू e टू द पावर -3x आ गया। e टू द पावर -3x कॉमन आ गया, अंदर ये बच गया, ये हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया। देख लो, ये सोल्यूशन निकल आया फाइनल हमारे पास, जनरल सोल्यूशन। इसके अंदर मैंने कोई जो ना थ्योरी इस्तेमाल नहीं की। हाँ, थ्योरी मैंने इस वजह से बताई थी कि यहाँ पर जो आप ये फार्मूला यूज़ कर रहे हो xy1, ये आता कहाँ से है आखिर, इसलिए मैंने थ्योरी को कवर किया था। अब क्लियर है सर? एक और फार्मूला यूज किया था हमने, y2 into y1 इंटीग्रल्स e। हाँ, वो भी हो जाएगा, y1 plus k। वो भी हो जाएगा भाई, वो भी इस्तेमाल हो सकता है, वो भी हो सकता है इस्तेमाल। सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें हमारे पास जो जब फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन है होमोजेनियस, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए कि नहीं? देखो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेन इसके अंदर काम जो है ना वो ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास जो है ना होनी चाहिए, ठीक है ना। जो हमारी वो है ना ऑक्सिलरी इक्वेशन, उसका क्वाड्रेटिक होना ज़रूरी है बस। स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ तो ये है कि ज़रा आसानी हो जाती है कि हमारे पास जो एक वैल्यू होती है ना पहली वो 1 हो जाती है, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लोगे तो आसानी हो जाएगी आपका, सोल्यूशन के अंदर ना मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद अगली एग्जांपल हमारी एग्जांपल नंबर 4। इसमें हमारी इक्वेशन क्या है, ये हमारा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, ये हमारी ODE आ गई, ये हमारी विदाउट डेरिवेटिव एक कंडीशन आ गई और ये हमारी विद डेरिवेटिव एक कंडीशन आ गई। ये हमारा क्या बन गया, तीनों इक्वेशंस मिलकर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब इसकी ऑक्सिलियरी इक्वेशन बनाते हैं तो क्या बनेगा, लैम्डा स्क्वायर्ड प्लस लैम्डा प्लस 0.25 इज इक्वल टू 0। आप अगर चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हो,
ठीक है। बुक वाले ने इसको किस तरह सॉल्व किया है, स्क्वायर कंप्लीट करके, तो इस वजह से मैंने भी स्क्वायर कंप्लीट कर दिया यहाँ पे। अदरवाइज़ आप बेशक स्क्वायर कंप्लीट ना करो, आप इसके ऊपर डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला निकलाओ, आप लगा लो, तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो स्क्वायर किस तरह कंप्लीट किया, ये क्या है 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, देखो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, ये जो 1/2 है 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, अगेन लैम्डा रह जाएगा हमारे पास। तो इस लैम्डा को मैंने कैसे लिख दिया, 2 × हाफ लैम्डा। ये जो 0.25 है ये क्या है, 0.5 का स्क्वायर है। अब ये क्या बन रहा है पूरा, a² + 2ab + b², ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लो, तो लैम्डा + 0.5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 0.5 दूसरी तरफ जाएगा तो हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू -0.5 आ गया। पहला सोल्यूशन y1 इज इक्वल टू e⁻λ1x, λ1 क्या है -0.5, तो हमारे पास जो λ1 है इसकी वैल्यू, ये सॉरी y1 जो है इसकी वैल्यू क्या आ गई, e⁻−0.5x। इसकी समझ आई है यहाँ तक। हाँ जी जी सर। जी सर। ओके। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, जनरल सोल्यूशन अपना बनाते हैं। वो क्या होगा, c1 + c2x e⁻−ax/2, ये जनरल सोल्यूशन डायरेक्ट बना दिया है मैंने। आप इसकी जो y2 निकालोगे ना, y2 वो क्या होगा, x × y1, तो x यहाँ पे आ जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा। आप उस तरह भी चल सकते हो। मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर वो जो जनरल सोल्यूशन लास्ट दिया हुआ था ना उसको डायरेक्ट यूज़ कर लिया है। ये देख लो, इससे भी सेम आंसर आएगा आपके पास। तो y = c1 + c2x e⁻−ax/2, मैंने इसको यूज़ किया है। ये कौन सी है, ये देखो थ्योरी से आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये लास्ट आपको दी हुई, ठीक है, ये दी हुई। तो जो बताने का मकसद है वो क्या है कि थ्योरी आपको हेल्प करती है कि आप जो है ना ये पूरा प्रोसेस समझ सको कि भी जो ना हम कहाँ कहाँ से कौन सी चीज़ें लेकर सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसको लेता हूँ तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ए, ये जो है ए, ये इस प्रॉब्लम के अंदर देखो क्या है, ये देखो ए क्या है 1, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला क्वेश्चन था। ये देखो ए हमारे पास क्या है 1, तो ये देखो यहाँ पे ए हमारे पास क्या है 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो 1/2 क्या होगा 0.5, देखो e⁻−0.5x है। इसको अंदर पहले टर्म से भी मल्टीप्लाई करो तो दूसरे से भी करो, तो c1 = e⁻−0.5x + c2x e⁻−0.5x, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लेते हैं। डेरिवेटिव क्यों ले रहे हैं, कि देखो हमें चाहिए c1 और c2 की वैल्यूज़, क्योंकि ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। इसका जनरल सोल्यूशन नहीं होगा, इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा। हमें c1 c2 की वैल्यूज़ चाहिए ना, तो इसके लिए एक हमारे पास इनिशियल कंडीशन के अंदर दी हुई होती है विदाउट डेरिवेटिव कंडीशन, और एक दी हुई होती है विद डेरिवेटिव। तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव चूँकि नहीं है तो हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। y का डेरिवेटिव y', c1 एज इट इज़ आ गया, e⁻−0.5x का डेरिवेटिव e⁻−0.5x, और -0.5x का डेरिवेटिव -0.5, वो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद प्लस c2 ये आ गया। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1, सेकंड फंक्शन एज इट इज़, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ये आ गया हमारे पास। सिंप्लीफाई करते हैं, ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। सिंप्लीफाई किस तरह किया कि ये जो c2 था इसको पहले टर्म से भी मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरे टर्म से भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं किस तरह भला, ये जो हमारे पास c2 e⁻−0.5x है इसको मैं पहले लिख देता हूँ, और ये जो पहली और तीसरी टर्म है इसमें से -0.5 e⁻−0.5x इसको कॉमन ले लेता हूँ। तो देखो 0.5 e⁻−0.5x ये दोनों निकल जाएंगे, c1 ये आ गया हमारे पास, प्लस 0.5 e⁻−0.5 ये निकल जाएंगे, c2x बच जाएगा, ये आ गया हमारे पास। अब हम अपनी इनिशियल कंडीशंस यूज़ करते हैं। y @ 0 = 3, तो हमारे पास ये x 0 है और y क्या है 3। इसको हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर, कि x की जगह 0 आ जाएगा और y की जगह 3 आ जाएगा। ये 3 बन जाएगा,
e टू द पावर 0 1 क्या आ जाएगा, खाली c1। यहाँ पर ये 0 है ना x और ये भी 0 है, तो इस 0 की वजह से ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो हमारे पास ये देखो c1 क्या आ गया, 3। उसके बाद y प्राइम एट x इज इक्वल टू 0 इज़ -3.5। तो इसको हम पुट करेंगे कहाँ पे भला, ये जो हमारी ये वाली इक्वेशन थी, इधर x की जगह 0 पुट हो जाएगा, y प्राइम की जगह -3.5। तो ये हमने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दी, सिंप्लीफाई करेंगे और c1 की वैल्यू हमने जो निकाली थी 3 वो भी हम पुट करेंगे, c1 की जगह 3 सिंप्लीफाई करेंगे तो c2 क्या आ जाता है हमारे पास, -2। अब जनरल सोल्यूशन क्या था, c1 + c2x e टू द पावर -0.5x। तो c1 की जगह 3 आ गया और c2 की जगह -2 ये आ गया। तो ये हमारा क्या बन गया, पर्टिकुलर सोल्यूशन। और जब हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन हो तो हम चाहें तो उसका सोल्यूशन कर्व भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन कर्व ड्रॉ करने के लिए ये देखो, ये पाइथन हमारे पास मैंने यूज़ की थी, ठीक है, ड्रॉ करने के लिए। ये देखो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन कर्व आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ कि जो सोल्यूशन है हमारा y, पहले वो डिक्रीज़ होता है और उसके बाद थोड़ा इंक्रीज़ होता है। ऐसा क्यों हुआ, इसको भी देख लेते हैं। ये जो हमारा है फंक्शन, ये वाला जो सोल्यूशन है हमारे पास, इसमें एक है हमारे पास ये वाली टर्म 3 - 2x और एक ये टर्म है e टू द पावर -0.5x। ये हमारे पास जो है e टू द पावर -0.5x, ये क्या है असल में, ये हमारा है एक्सपोनेंशियल डिके। ये हमारा है एक्सपोनेंशियल डिके और ये लीनियर फंक्शन है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट हम जो है ना चेक करते हैं 1 बाय 1। ये देखो यहाँ पर मैंने ये कोड लिखा है इसका और ये मैंने वैल्यूज़ निकाल ली। ये x की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं 0 1 2 3 4 5 6। इसके ऊपर मैं क्या कैलकुलेट करूँगा, एक तो जो मेरी पहली टर्म थी 3 - 2x वो, और ये की एक्सपोनेंशियल डिके, इनको मैं कैलकुलेट करता हूँ। 3 - 2x को जब मैं कैलकुलेट करता हूँ x इज इक्वल टू 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, तो ये वैल्यूज़ आती जा रही हैं यहाँ पे। अब ये देखो कि ये हमारे पास 3 1 -1 -3 -5 -7 -9 -11, ये 2 2 का वो डिक्रीज़ आ रहा है। देखो 3 - 2 1 1 - 2 -1 -1 -2 -3 -3 -2 -5। ये देखो ये 2 2 का इसके अंदर डिक्रीज़ आएगा। जो ये एक्सपोनेंशियल डिके है ये क्या है, ये देखो ये 1 से तकरीबन हाफ़ रह गई, उसकी हाफ़ रह गई, फिर उसके बाद ये जो ना बहुत तेज़ी से जो ना ये डिक्रीज़ आना शुरू हो जाता है इसके अंदर। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ गया है, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ आएगा क्योंकि ये 1 है। उसके बाद ये इस माइनस की वजह से ये क्या हो जाएंगी, वैल्यूज़ माइनस हो जाएंगी। अब ये जो माइनस हो रही हैं वैल्यूज़, ये देखो 3 माइनस ये 0.6 -0.3 -0.6 -0.6, यहाँ पर देखो आके दोबारा से इंक्रीज़ आना शुरू हो रहा है, फिर दोबारा ये देखो ये अभी इंक्रीज़ होना शुरू हो गई है वैल्यूज़, ठीक है। तो ये हमारे पास इन दोनों के प्रोडक्ट इस तरह का बन रहा है कि पहले एक दफ़ा डिक्रीज़ आता है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज़ आना शुरू हो जाता है हमारे सोल्यूशन के अंदर। तो वही यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है कि ये देखो पहले एक दफ़ा डिक्रीज़ आया, फिर थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ आ रहा है इसके अंदर। क्लियर है? जी सर। ओके। उसके बाद हमारा है जनाब सोल्यूशन विद कम्प्लेक्स रूट्स। ये देखो कम्प्लेक्स रूट्स जो हमारे पास हैं, इसके अंदर हमारे पास क्या केस है कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है, एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट की 3 कंडीशंस हो सकते हैं ना, पॉजिटिव हो सकता है या तो या 0 होगा या नेगेटिव होगा। तो ये आखिरी केस है जिसके अंदर हम क्या कह रहे हैं कि फ़र्ज़ करो जो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव। इसमें से अगर हम -1 कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा, 4b - a²। तो ये देखो -1 हमने कॉमन लिया तो ये बन गया 4b - a²। अब ये देखो कि 4b - a² ये एक पॉजिटिव नंबर होगा, ये क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव नंबर। क्यों, -1 हम ऑलरेडी इसमें से कॉमन निकाल चुके हैं। तो -1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, आयोटा, और 4b - a² इसका स्क्वायर रूट रह जाएगा हमारे पास। तो ये देखो ये -a/2 प्लस माइनस आयोटा
और ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास लैम्डा आ गया। ठीक है, अब ये जो हमारे पास है कि 4b माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2, यानी आयोटा के अलावा ये जितना भी है इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये क्या है, ओमेगा। तो ये देखो, ये हमारे पास जो है ना लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ए बाई 2 प्लस माइनस आयोटा ओमेगा, और ओमेगा क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 4b माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये एक पॉजिटिव नंबर है। अब हमारे पास देखो यहाँ से एक प्लस के साथ टर्म बन जाती है और एक नेगेटिव के साथ बन जाती है, तो एक लैम्डा 1 हमारे पास एक रूट आ गया और लैम्डा 2 हमारा दूसरा रूट आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इनको यूज़ करते हुए अपने सोल्यूशन बना सकते हैं कि y1 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 कॉस ओमेगा एक्स प्लस y2 ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 साइन ओमेगा एक्स। अब आप ये हैरान हो रहोगे कि ये कॉस ओमेगा और साइन ओमेगा कहाँ से आ गए हमारे पास। अब ये असल में देखो, हमने जब लेना है ना ये क्या कहते हैं सोल्यूशन, तो वो हमारा होगा ई टू द पावर माइनस ए बाई 2 प्लस माइनस ई टू द पावर आयोटा ओमेगा। तो ये हम जो है ना एफएससी के अंदर पढ़ के आए हुए हैं, डी मोइवर्स थ्योरम, और इसके अलावा जो है ना पावर सीरीज़, इन दोनों को यूज़ करते हुए हमारे पास ये आ जाता है। अब ये मुझे नहीं मालूम कि पावर सीरीज़ आपने पढ़ी हुई हैं और डी मोइवर्स थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन जो है ना ये हम सॉल्यूशन उसका ये बनता है डी मोइवर्स थ्योरम और पावर सीरीज़ को यूज़ करते हुए। तो ये y1 आ गया हमारे पास और ये y2 आ गया। अब जो हमारा जनरल सॉल्यूशन बनता है इस केस के अंदर वो क्या होगा, वो होगा y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए एक्स बाई 2 इंटू ए कॉस ओमेगा एक्स प्लस बी साइन ओमेगा एक्स। अब ये जो है ना ये आप याद कर लो, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक मिनट ज़रा होल्ड करना। अच्छा, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन होता है, ये देखो ये हमारा होता है जनरल सॉल्यूशन जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स हों। y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए एक्स बाई 2 ए कॉस ओमेगा एक्स प्लस बी साइन ओमेगा एक्स। अब ये a और b ये कहाँ से आएंगे, ये जो हमारी इनिशियल कंडीशंस होती हैं उनको यूज़ करते हुए आते हैं, ये a और b। और ये माइनस a ये क्या है, ये हमारा कोएफिशिएंट होता है y डबल प्राइम का। तो इसकी जो हम एक ये एग्जांपल्स हैं ये इनको हम सॉल्व करते हैं। अब ये देखो पहली हमारी जो है एग्जांपल वो है y डबल प्राइम प्लस 0.4 y प्राइम प्लस 9.04 y इज इक्वल टू 0, एक ही आ गया हमारे पास। उसके बाद एक कंडीशन y एट 0 इज़ 0 एंड y प्राइम एट 0 इज़ 3। इस प्रॉब्लम को हम अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास ये जो है इक्वेशन हमारी ODE, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, लैम्डा स्क्वायर प्लस 0.4 लैम्डा प्लस 9.04 इज इक्वल टू 0, और लैम्डा क्या होगा माइनस ए बाई 2 प्लस माइनस आयोटा 4b माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब हम जो है ना ए 1 है, b 0.4 है, c हमारे पास सॉरी ए ये बनेगा ये वाला, ये a है और ये b है हमारे पास। तो a और b की वैल्यूज़ इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस ए बाई 2 प्लस माइनस आयोटा और फिर उसके बाद 4b माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास लैम्डा आ जाता है माइनस 0.2 प्लस माइनस आयोटा 3 या 3 आयोटा कह दो इसको। तो अब इस इक्वेशन को जो ये वाली है लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 0.2 प्लस माइनस 3 आयोटा, इसको अगर हम कंपेयर करें अपनी इस इक्वेशन के साथ इसके साथ तो हमारे पास ओमेगा क्या बनता है, ये देखो ज़रा, ओमेगा हमारे पास आ जाता है 3। ये देखो ये ओमेगा हमारा 3 आ गया। सोल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए एक्स बाई 2 इंटू ए कॉस ओमेगा एक्स प्लस बी साइन ओमेगा एक्स। ए हमारा क्या था, ये हमारे पास था 0.4, तो 0.4 डिवाइडेड बाई 2 क्या बन जाएगा 0.2। तो ई टू द पावर माइनस 0.2 एक्स ए कॉस ओमेगा क्या है 3,
तो a cos 3x प्लस b sin 3x, ये हमारे पास क्या आ गया, जनरल सोल्यूशन। अब इसके बाद हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। उसने अब इस दफ़ा क्या, आप चाहो तो सबसे पहले डेरिवेटिव भी ले लो, नो इशू, लेकिन हम दूसरा काम ये भी कर सकते हैं कि पहले हम यहाँ पर जो हमारी इनिशियल कंडीशन दी हुई है ना विदाउट डेरिवेटिव वाली, वो पुट कर लो। तो हमारे पास ये y जो है ये एट ज़ीरो क्या दिया हुआ है, ज़ीरो, यानी x ज़ीरो और y ज़ीरो। तो हम यहाँ पर पुट करते हैं, x हमारे पास ज़ीरो और y ज़ीरो, यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा, e टू द पावर ज़ीरो क्या बन जाएगा, 1। अभी देखो 0 इज़ इक्वल टू 1 इंटू कॉस 0 क्या बनेगा, 1, और साइन 0 क्या बनेगा, 0। तो क्या रह जाएगा हमारे पास, a इंटू 1, तो क्या बन जाएगा a, और ये y क्या है, 0, तो क्या बन जाएगा a इज़ इक्वल टू 0। तो ये देखो जब मैं सारी वैल्यूज़ पुट करता हूँ y 0 और x 0, तो मेरे पास a क्या आ जाता है, 0। अब इस a को 0 अगर मैं पुट करूं इस इक्वेशन के अंदर, a क्या है, 0, तो ये हमारी टर्म क्या हो जाएगी, ख़त्म। क्या रह जाएगा, y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 0.2x इंटू बी साइन 3x। ये देखो ये बच गया हमारे पास, y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 0.2x बी साइन 3x। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो y का डेरिवेटिव y प्राइम, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आ गया, दूसरा फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं b साइन 3x का डेरिवेटिव cos 3x और 3x का डेरिवेटिव 3, प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस 0.2x और माइनस 0.2x का डेरिवेटिव माइनस 0.2, b साइन 3x सेकेंड फंक्शन है, ये एज इट इज़ आ गया हमारे पास। इसको फिर हम क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3b पहले लिख लेते हैं, ये आ गया e टू द पावर माइनस 0.2x, ये आ गया cos 3x, ये आ गया। इसी तरह इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले ये माइनस 0.2 b e टू द पावर माइनस 0.2x और उसके बाद साइन 3x, ये आ गया हमारे पास। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इनिशियल कंडीशन वाली जो है y प्राइम एट 0 इस 3 पुट कर देते हैं। तो y प्राइम की जगह 3 और जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0, सिंप्लीफाई करते हैं तो b क्या आ जाता है हमारे पास, 1। अब देखो जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या था, y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 0.2x a cos 3x प्लस b साइन 3x। a हमारे पास 0 आया था, b 1 आया था, पुट कर दो यहाँ पे, a की जगह 0 और b की जगह 1। तो हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा वो है y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 0.2x इंटू साइन 3x। ये हमारा क्या आ गया, पर्टिकुलर सोल्यूशन। इसका जब हम सोल्यूशन कर्व ड्रॉ करते हैं तो वो ये बन जाता है, ये देखो कि ये एक वेव है जिसकी जो हाइट है वो जैसे जैसे x इंक्रीज़ हो रहा है इसकी हाइट क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब इसको लॉजिकली कैसे समझ सकते हैं, ये देखो ये जो हमारा साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन इसका ग्राफ क्या होता है, वेव लाइक ग्राफ होता है इसका, ऐसे वेव बनती है। साइन और कोसाइन फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, हमेशा वेव, या आप लोग FSC में भी देख चुके हो। अब ये एक वेव है और ये जो e टू द पावर माइनस 0.2x है, ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल डीके है। अब इस वेव को जब हम एक्सपोनेंशियल डीके के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि वेव की हाइट थोड़ी होती जाएगी वक्त गुजरने के साथ साथ। तो ये देखो यहाँ पर ये साइन फंक्शन वेव बन रही है और इसकी हाइट किस वजह से कम हो रही है, e टू द पावर माइनस 0.2x की वजह से इसकी हाइट कम होती जा रही है वक्त गुजरने के साथ साथ। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली भी देखना चाहें तो ये देखो हमारे पास ये e टू द पावर माइनस 0.2x है और ये साइन 3x है और ये प्रोडक्ट है इनका। तो ये देखो ये जो साइन फंक्शन को अगर हम देखें, ये पहले इंक्रीज़ हुआ डिक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़ हुआ डिक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़ हुआ डिक्रीज़ हुआ। देखो एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव इंक्रीज़ है, नेगेटिव डिक्रीज़ है, इंक्रीज़ डिक्रीज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़, इस तरह चल रहा है ये हमारे पास साइन फंक्शन। और जो एक्सपोनेंशियल डीके है वो देखो 1 से स्टार्ट हुआ और कम होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारी वेव होगी उसकी हाइट इसकी वजह से कम होती जाएगी। तो यही हमारा जो है ना ये सॉल्यूशन था। क्लियर है? हाँ जी, जी सर क्लियर है। ओके। उसके बाद हमारे पास है हमारी फाइनल एग्जांपल कि y डबल प्राइम प्लस ओमेगा स्क्वायर y इज इक्वल टू
0। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लैम्डा स्क्वायर्ड प्लस ओमेगा स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 0। ओमेगा स्क्वायर्ड इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर्ड बन जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा ओमेगा। ठीक है, जो आयोटा के साथ वाली टर्म होती है वो क्या होती है? ओमेगा। ये देखो ज़रा यहाँ पे, ये भी हम करके आए कि आयोटा के साथ जो भी टर्म होती है ये क्या होती है? ओमेगा। तो ये देखो कि इसमें तो ये आयोटा के साथ आ ही ओमेगा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा। अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पर 3 होता तो हम क्या लिखते हैं? ओमेगा इज इक्वल टू 3, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी ओमेगा है तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा कर दिया हमने। अब हम जनरल सोल्यूशन बनाते हैं। क्या है? y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए एक्स बाई 2 इंटू ए कॉस ओमेगा एक्स प्लस बी साइन ओमेगा एक्स। अब जो ODE है हमारी, इसके अंदर देखो कि a हमारा क्या है? 0। a हमारा होता क्या है कि y प्राइम के साथ जो कोएफिशिएंट होता है, जो y प्राइम के साथ कोएफिशिएंट होता है। देखो यहाँ पे y प्राइम है ही नहीं, इस इक्वेशन के अंदर y प्राइम है ही नहीं। इसका क्या मतलब हुआ कि जो a है हमारा वो क्या है? 0। तो ये देखो a हमारा क्या है? 0। अब a को यहाँ पे 0 पुट कर दो तो ये e टू द पावर 0 बन जाएगा। e टू द पावर 0 क्या होता है? 1। तो 1 इंटू ए कॉस ओमेगा एक्स प्लस बी साइन ओमेगा एक्स क्या बन जाएगा? ए कॉस ओमेगा एक्स प्लस बी साइन ओमेगा एक्स। ये हमारा क्या आ गया? जनरल सॉल्यूशन। क्लियर है? हाँ जी, जी सर क्लियर है। ओके। अब जो है ना मैं डिस्कशन कर रहा हूँ थोड़ी सी आप लोगों से, किसके ऊपर? जो आपका मिड टर्म है उसके ऊपर। ठीक हो गया? तो सबसे पहले मैं अपनी वीडियो ऑन कर लूँ ताकि आपको जो है ना डिस्कशन में थोड़ी सी सहूलत हो।